हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 3 जनवरी 2021 और आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बातें करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए स्टार्ट करें तो आप अपने कॉपी कलम के साथ ही बैठें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए बताई जाती है। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्त शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि देश के कितने राज्यों में LHP योजना शुरू किया गया। देश के कितने राज्यों में LHP योजना शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब क्या ही जवाब होगा? 6 राज्यों में। 6 राज्य वो कौन कौन है? LHP, सबसे पहले आप जानिए कि LHP होता क्या है। LHP योजना क्या होता है? तो LHP का अर्थ होता है क्या होता है? LHP का फुल फॉर्म लाइट, LIGHT, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। लाइट हाउस प्रोजेक्ट, लाइट हाउस प्रोजेक्ट ये कितने राज्यों में शुरू किया गया? लाइट हाउस प्रोजेक्ट कितने राज्यों में शुरू किया गया? तो 6 राज्यों में। कौन कौन राज्य है? तो वो है त्रिपुरा का अगरतला, आप ध्यान से सुनिएगा, त्रिपुरा का अगरतला, झारखंड का रांची, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात का राजकोट और तमिलनाडु का चेन्नई। ये 6 राज्य में लाइट हाउस प्रोजेक्ट योजना शुरू किया गया। लाइट हाउस प्रोजेक्ट योजना जो है यह केंद्रीय शहरी मंत्रालय का क्या है? महत्वाकांक्षी योजना है। और केंद्रीय शहरी मंत्रालय का मुख्यमंत्री कौन है? केंद्रीय शहरी मंत्रालय का मुख्यमंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। ये भी आपको याद रखना चाहिए, हरदीप सिंह पुरी। अब होता क्या है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, इसके बारे में जानिए। तो इस प्रोजेक्ट में, लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहने का मतलब हाउस आया है तो कहीं ना कहीं घर से ही संबंधित बात होगा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है? तो कहता है इस प्रोजेक्ट में फैक्ट्री से ही बीमा कॉलम और पैनल तैयार कर घर बनाने के लिए, है ना, घर बनाने के स्थान पर लाया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि कम समय भी लगेगा और कम खर्च भी लगता है। साथ ही साथ ये भूकंप रोधी घर होता है, मतलब भूकंप आने की कोई संभावना ऐसी इसमें नहीं होती है। ये गारा और ईंट से नहीं बनाया जाता है, इसमें फैब्रिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है ना, टेक्नोलॉजी का। साथ ही साथ ये जो है ये 14 मंजिला, कितने मंजिला? 14 मंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे इन 6 राज्यों में। 14 मंजिला, जिसमें लगभग 1040 फ्लैट होंगे। कितने फ्लैट? 1040 फ्लैट। और प्रत्येक फ्लैट का आकार जो होगा, हर फ्लैट की आकार 415 वर्ग फुट होगा। इससे फायदा क्या होगा? तो ये है कि इसका कीमत जो होगा 12.59 लाख रुपया होगा, जिसमें से आपको केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 7.83 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अनुदान दिए जाएंगे। बाकी का आपको 4.76 लाख रुपया आपको देना है। किसको देना है? तो सरकार को भुगतान आपको करना है, मतलब जो लाभार्थी होंगे। तो कहना है कि शहरी एवं विकास मंत्रालय का कहना है, केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्रालय का, कि सस्ते दाम पर घर को हम लोग को उपलब्ध कराना है। तो आप इसके बारे में जरूर जान गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट होता क्या है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि DRDO, क्या? DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड
किसे दिया गया? डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? बता सकते हैं आप। तो डीआरडीओ का साइंटिस्ट अवार्ड किसे दिया गया है? तो हेमंत कुमार पांडे को। अब क्यों दिया गया हेमंत कुमार पांडे को? तो इन्हें इसलिए दिया गया कि ये एक दवा, हर्बल दवा बनाए हैं, और हर्बल दवा का नाम क्या है? तो लुकोस्कीन। क्या? लुकोस्कीन है ना। लुकोस्कीन दवा का निर्माण किए हैं। किस दवा का? लुकोस्कीन विकसित किए। इन्हीं के लिए इन्हें दिया गया है ना। किसके लिए? लुकोस्कीन दवा का निर्माण करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है इनको 2 लाख रुपया प्लस क्या दिया गया? प्रमाण पत्र दिया गया है। अब बात आती है कि हमने अभी हाल ही में आपको बताया था कि सर्वश्रेष्ठ 2020 का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर का पुरस्कार किसे दिया गया था? ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो विनोद कुमार यादव को, जो रेलवे बोर्ड के पूर्व सीईओ अब हो गए हैं, है ना, अध्यक्ष भी शहीद हो गए साथ ही साथ। तो विनोद कुमार को बेस्ट इंजीनियर का अवार्ड दिया गया 2020 का। डीआरडीओ के हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, है ना। अब जो है, चलिए अब आई है बात डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ, है ना। और इस तरह से डीआरडीओ अपना 2021 में 63वां जन्मदिन मना रहा है। कितना? 63वां जन्मदिन, है ना। अब आगे चलिए, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो डीआरडीओ के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। कौन? जी सतीश रेड्डी। इतनी बातें आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल की मृत्यु हो गई? तो बिहार के किस पूर्व राज्यपाल की मृत्यु हो गई? तो ये हैं बुट्टा सिंह। बुट्टा सिंह बिहार के राज्यपाल कब बने थे, कब रहे थे? तो 5 नवंबर 2004 से 29 जनवरी 2006 तक ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। 5 नवंबर 2004 से 29 जनवरी 2006 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे थे। तो इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हो गया। अब चलिए, बिहार की बातें हुई है तो हम लोग बिहार के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो बिहार के पहले ही जान लीजिए कि प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगली बात करते हैं, तो बिहार की स्थापना कब हुई? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च कब? 1912 ईस्वी को किया गया। बिहार की स्थापना कब किया गया? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। अब चलिए बात आई है राज्यपाल की। राज्यपाल की भी बातें हम लोग कर लें कि राज्यपाल से कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। तो राज्यपाल संविधान के भाग 6 के तहत, संविधान के भाग 6 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है, मतलब वर्णन किया गया है। साथ ही साथ ये भी जानिए कि अनुच्छेद 153 के अनुसार, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 153 के तहत किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा और यह कार्यपालिका का प्रमुख होता है। साथ ही साथ ये भी जानिए कि राज्यपाल, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। मतलब राज्यपाल को किसी भी तरीके से हटाया नहीं जा सकता है। ये नियुक्त किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कितने सालों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए।
अब लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 वर्ष तक ही ये राज्य में राज्यपाल रहेंगे। ये निर्भर करता है राष्ट्रपति के इच्छा पर, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये जो है उस राज्य का राज्यपाल बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा जब भी हो तो ये दूसरे राज्य में इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना चाहिए कि एक ही राज्यपाल कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है ना, कार्यकारी राज्यपाल, मतलब तो कई राज्यों का कार्यकारी राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है इन्हें। तो ये बात हुई तीसरे क्वेश्चन के बारे में। अब चलिए अगले प्रश्न की बातें करते हैं। चौथा प्रश्न कहता है केंद्रीय कैबिनेट ने 3 देशों में भारतीय मिशन दूतावास खोलने की मंजूरी दी है, निम्न में कौन नहीं है, मतलब कहाँ नहीं खोला गया है। तो आपको याद रखना चाहिए पैराग्वे में, एस्टोनेशिया में और डोमिनिक गणराज्य में, इन तीनों जगह जो है भारतीय मिशन या दूतावास खोलने की मंजूरी दी गई है। ब्राज़ील में पहले से ही है, तो यह इसका सही जवाब क्या होगा, ब्राज़ील। क्या होगा इसका सही जवाब। कौन नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है क्या, कि कौन नहीं है, तो ब्राज़ील इसका सही जवाब होगा। क्यों, क्योंकि ब्राज़ील में पहले से ही दूतावास खोला गया है ना। तो इन तीनों में अभी मंजूरी दी गई है, पैराग्वे में, एस्टोनेशिया में और डोमिनिक गणराज्य में। अब चलिए हम एक एक करके बातें करते हैं। डोमिनिक गणराज्य, सबसे पहले आप जानिए पराग्वे के बारे में। तो पराग्वे क्या है, तो पराग्वे के बारे में जानिए कि ये साउथ अमेरिका का लैंडलॉक देश है। कैसा देश है, लैंडलॉक देश, भू आविष्ट देश। ये आपको जरूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पराग्वे दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक देश है ना। इसके बाद आपको जानना है कि पराग्वे की राजधानी कहाँ होती है। तो पराग्वे की राजधानी होती है असन सियान है ना, असन सियान। साथ ही साथ पराग्वे की मुद्रा क्या होता है, तो गुआरानी। क्या, गुआरानी, दम अलग है, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अब बात आती है डोमिनिक गणराज्य के बारे में हम बातें करें तो डोमिनिक गणराज्य की राजधानी कहाँ है, तो सेंट डोमिंगो। कहाँ, सेंट डोमिंगो। चलिए इसकी मुद्रा क्या है, तो डोमिनिक गणराज्य की मुद्रा है क्या, पेसो। क्या है, पेसो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एस्टोनेशिया की बात करें तो एस्टोनेशिया का राजधानी कहाँ होता है, तो तालिन। कहाँ, तालिन। एस्टोनेशिया की राजधानी होता है तालिन। एस्टोनेशिया का मुद्रा क्या होता है, क्रून। क्या, क्रून है ना। 21 महादेश में स्थित है, तो यूरोप महादेश में स्थित है, यूरोप महादेश। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ब्राजील आया है, तो ब्राजील की बात अब हम करेंगे। ब्राजील की राजधानी कहाँ है, तो ब्राजील की राजधानी है कहाँ, ब्राजील की राजधानी है ब्राजिलिया। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा है रियल। क्या है, रियल। ये आप जरूर याद रखिए, ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। तो यहाँ की मुद्रा क्या है, रियल। 21 महादेश में पड़ता है, तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में ये भी पड़ता है, साउथ अमेरिका में, है ना। इस तरह से साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है ब्राज़ील। क्या है, ब्राज़ील, ये भी याद रखना है आपको। ब्राज़ील के प्रधानमंत्री कौन है, तो बोल्सोनारो। क्या है, बोल्सोनारो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न कहता है कि भारत सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार पहले चरण में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीका
लगाया जाएगा 30 करोड़ लोगों को। अब आई है बात कोविड-19 से, तो इसके बारे में आपको बहुत ही विश्लेषण करके सारी बातों को बताया जाएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए, कहता है कि कोविड-19 क्या है पहला पॉइंट, तो कोविड-19 के लिए कई कंपनियां दवा का निर्माण कर रही है ना। इसमें भारत का स्वदेशी एकमात्र कंपनी कौन है? भारत का एकमात्र स्वदेशी कंपनी, तो भारत का एकमात्र स्वदेशी कंपनी है कौन? स्वदेशी कंपनी है भारत बायोटेक। ये भी जो है कोविड-19 के लिए है ना, कोविड-19 के दवाई बना रहा है भारत बायोटेक। ये भारत का पूर्णतः स्वदेशी कंपनी है। भारत बायोटेक, याद रखना है आपको। आज चलिए, कोरोना से बात आई है तो कोरोना के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। कोविड-19 के बारे में 5-7 बातें जो आपको हमेशा एग्जाम में देखने को बार बार मिल रहा है। कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर 2019 में, कब? दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में कहाँ? तो मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में की गई थी पहली बार पुष्टि। कहाँ? वुहान प्रांत, मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या जानना है? दूसरा पॉइंट हम लोग को जानना है कि ये प्रभावित किसको करता है? तो कोविड-19 जो है फेफड़ा को प्रभावित करने वाला बीमारी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम लोग को इसके बारे में क्या जानना है? तीसरा पॉइंट, 1 मार्च 2000 कब? 1 मार्च 2020 को, 1 मार्च 2020 को WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 मार्च 2020 को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कोविड महामारी या वैश्विक महामारी घोषित किया। चौथा पॉइंट आपको जानना है इसे कि भारत में पहला मामला कोविड-19 का कहाँ मिला? तो ये आपको याद रखना है, केरल में। सबसे पहले कहाँ? केरल में। केरल में कोविड-19 का पहला मामला भारत में मिला। पांचवा पॉइंट आपको क्या जानना है? तो पांचवा पॉइंट, लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां इसका कोई भी मामला नहीं आई। कहाँ? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप आप जानते हैं हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ होती है? कवरत्ती। ये भी आपको याद रखना है। छठा पॉइंट आपको जानना है कि पहला मौत कोविड-19 के कारण कहाँ हुआ? तो पहला मौत हुआ कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, आप जरूर इसे नोट करते चले। चलिए अगले प्रश्न की बात, अगला टॉपिक मतलब 7वां पॉइंट आपको जानना है क्या? तो 7वां पॉइंट में आपको जानना है कि कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य तो हरियाणा। कौन बन गया? हरियाणा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब अगला प्रश्न नहीं, एक पॉइंट और जान लीजिए। सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाला, कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब। कौन? पंजाब। सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या जानना है आपको कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान। कौन बना? राजस्थान। ये सारा पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले ये जो चल रहे हैं अभी एनटीपीसी का एग्जाम और ग्रुप डी के लिए। इसलिए इन सारे पॉइंट को आप वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके सुन के आप लिख सकते हैं, आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि हमारा प्रयास है कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं छूटे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है हाल ही में सुर्खियों में रहा ड्राई रन क्या है? ड्राई रन क्या है? तो ड्राई रन क्या है इसके बारे में जानिए।
तो ये ड्राई रन जो है टीकाकरण की तैयारियों और परीक्षण के लिए एक प्रकार का मॉक ड्रिल है। क्या है? मॉक ड्रिल है। और ये जो है 1 जनवरी 2021 को भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इसे टेस्ट किया गया है ना, कि हम लोग कोविड-19 की तैयारियों के लिए समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में समीक्षा की गई मॉक ड्रिल करके कि हम लोग की तैयारी कैसी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो मॉक ड्रिल से आप ड्राई रन से याद रखिएगा आप, है ना। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द का बदलाव किया है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द का बदलाव किया है। अब चलिए ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रगान क्या है? तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रगान 4B, आप गौर से सुनिएगा, 4B आर यंग है ना, एंड फ्री। 4B आर यंग एंड फ्री। क्या है? फ्री। इसमें कौन से शब्द को बदलाव किया गया है? तो इसमें बदलाव किया गया है यंग के जगह पर ओवन लाया गया है। क्या लाया गया? ओवन लाया गया। 4B आर ओवन एंड फ्री, यंग के जगह पर क्या कर दिया गया? ओवन कर दिया गया। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द का बदलाव किया है। अब चलिए ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग सारी बातें जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर। अगली बात है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन? स्कॉट मॉरिसन। ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए तो इतनी बातें आप जरूर याद रखिए। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किस राज्य के? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब चलिए उत्तराखंड की बात आई है तो सबसे पहले आप जानिए कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 27वें राज्य के रूप में, किस राज्य के रूप में? 27वां राज्य के रूप में इसका गठन किया गया। अलग हुआ था किससे? तो यूपी से, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के ये भारत का 27वां राज्य बना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। आप जानते हैं कि 9 नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। 1 नवंबर 2000 को किसका गठन हुआ? तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का। एक किससे बढ़कर अलग हुआ? तो ये एमपी से हुआ था अलग, मतलब मध्य प्रदेश से। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड 26वां राज्य है ना, 27वां राज्य। 1 नवंबर को 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। और 15 नवंबर को, कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 28वां राज्य कौन बना? भारत का 28वां राज्य झारखंड बना। किससे अलग होकर? तो बिहार से अलग होकर बना। ठीक है, इतनी बात आपको जरूर याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में कुल विधानसभा की सीटों कितनी है? तो 71। कितना है? 71। लोकसभा कितना? 5। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 3। ये भी आपको याद रखना चाहिए। साथ ही साथ हमने
कुछ दिन पहले ही बताया कि भारत का पहला पोलिनेटर पार्क, क्या, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया उत्तराखंड राज्य में, है कि नहीं। और बेरोजगार युवा के लिए होप पोर्टल का भी लॉन्च किसने किया? उत्तराखंड ने ही किया। तो इस तरह से इतनी बातें आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न कहता है हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? तो किसने शुरू किया? तो आरबीआई ने। किसने? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है, चूंकि अभी डिजिटल भुगतान का बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब चलिए आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई के बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई। इसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे कौन? ओसवार्न स्मिथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है। ओसवार्न स्मिथ कौन थे? ओसवार्न स्मिथ, है कि नहीं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। केमा गवर्नर है? कौन से गवर्नर? किस नंबर के? तो 25वां गवर्नर है। कितना? 25वां गवर्नर। अब चलिए बात आई है एक बात और इसके बारे में कंस्टेंट याद रखिए कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन कौन है। ये भी पूछता है बार बार एग्जाम में, डिप्टी गवर्नर, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। तो पहला है, आप सुनिएगा गौर से, लिखते भी चलिएगा, बीपी कानूनगो। कौन? बीपी कानूनगो। बीपी कानूनगो जो है पहला है। दूसरा है महेश कुमार जैन। कौन? महेश कुमार जैन, है कि नहीं, महेश कुमार जैन। तीसरा गवर्नर कौन है? तीसरा है डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा। एमडी पात्रा। चौथा एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो कौन कौन है फिर से सुन लीजिए, बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब आई है वित्त मंत्रालय। तो वित्त विभाग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 280 के तहत। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त, है कि नहीं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई.बी. रेड्डी, है ना। इससे पहले कौन थे? एन.के. सिंह। चलिए अब आई है बात नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और ये किसके जगह पर आया था? योजना आयोग के जगह पर। मतलब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आज ये 9 प्रश्न हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं, और ख़ास तौर पर उन प्रश्नों को जो खासकर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भर करें। और मेरे प्यारे दोस्त आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। एक लाइक तो आपका ज़रूर बनता है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को बनाने में बहुत ही काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को आप ज़रूर देखें तो लाइक ज़रूर करें। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।